जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे अद्भुत हेलीकॉप्टर या फिर बोले तो टील रोटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जो अपने आप में अजूबा तो है ही, साथ में इंडिया द्वारा भी इसे लेके इंटरेस्ट जताया जा रहा है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट है बेल और बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया हुआ V-22 ऑस्प्री। और क्या सच में इंडिया द्वारा इसे लेके इंटरेस्ट जताया जा रहा है और इंडिया में इसका क्या रोल होगा, जबकि साथ में आप लोगों को हेलीकॉप्टरों के खासियत और हेलीकॉप्टरों के मुश्किलों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों V-22 ऑस्प्री असल में अमेरिकी कंपनी बेल और बोइंग के द्वारा बनाया हुआ एक मल्टी मिशन टिल्ट रोटर मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग और शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग दोनों ही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। बेसिकली अमेरिका के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्टों के निर्माण के पीछे असल मकसद ये था कि हेलीकॉप्टर के जैसे रिलायबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो लॉन्ग रेंज के साथ साथ हाई स्पीड में भी ऑपरेट हो सके और हेलीकॉप्टर के जैसे प्लेटफॉर्म होने के बावजूद ये टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट के जैसे बिहेव कर सके। और इसके ही फलस्वरूप V-22 ऑस्प्री का डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक होता है और इसी वजह से एयरक्राफ्टों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर अमेरिका को करीबन 2 दशक का समय लगा। ऐसे एयरक्राफ्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट तो 1989 तक समाप्त हो चुका था और अमेरिका के द्वारा 19 मार्च 1989 में इसका फर्स्ट फ्लाइट भी किया गया। पर दोस्तों टेक्निकली इसे एक कंप्लीट सेफ्टी और फुल फंक्शनल एयरक्राफ्ट के रूप में तब्दील करने के लिए अमेरिका को 2007 तक इंतजार करना पड़ा और 13 जून 2007 में अमेरिकी एयरफोर्स में इसे ऑपरेशनली शामिल किया गया। पर इंडिया द्वारा सबसे पहले इन एयरक्राफ्टों की तरफ फोकस 2015 में आया, जब नेपाल में भूकंप के वजह से हुए तबाही के बाद अमेरिका के द्वारा नेपाल के मदद के लिए इन हेलीकॉप्टरों को भेजा गया। दोस्तों उस समय हेलीकॉप्टरों के ऑपरेशन को देखते हुए और कार्यक्षमता को देखते हुए इंडिया द्वारा इसे लेके काफी ज्यादा इंटरेस्ट जताया गया और 2015 में पहली बार इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ऐसे एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं के बारे में भी मीडिया में चर्चा शुरू हुआ। दोस्तों ये असल में एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडिया को हिमालयन रीजन में काफी ज्यादा मदद कर सकेगा और कई सारे एक्सपर्टों का भी मानना है कि हिमालयन रीजन में जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी देश के बाकी हिस्से से काफी कम है और बड़े आकार के एयर स्ट्रिप ना के बराबर है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल काफी बेहतरीन तरीके से किया जा सकेगा। एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के तुलना में या फिर एक फिक्स्ड विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तुलना में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हिमालयन रीजन में काफी सेफली और काफी बेहतरीन तरीके से इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के जैसे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, जबकि एक एयरक्राफ्ट के जैसे भारी भरकम सामानों को लेके तेज गति से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा सकता है। दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से भी इन एयरक्राफ्टों को अपने पोटेंशियल कैरियर बॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा था। अब सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रशियन कमोव KA-31 जैसे अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया के पास जिस तरीके का स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर अर्ली वार्निंग के रूप में हेलीकॉप्टरों का ही इस्तेमाल करना संभव है, क्योंकि E-2 हॉकाई जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर नहीं हो सकता और इंडिया द्वारा अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोग्राम में E-2 हॉकाई को शामिल करने से ज्यादा बेहतर ऑप्शन के रूप में V-22 ऑस्प्री को ही देखा जा रहा है। एक तरीके से 2015 में कई सारे रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि इंडिया द्वारा E-2 हॉकाई से ज्यादा V-22 ऑस्प्री अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्टों को लेके ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, पर 2015 के बाद कभी भी इसे लेके कोई चर्चा नहीं हुआ। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के जहाँ पे कई सारे खूबियां है तो एयरक्राफ्टों के कई सारे खामियों के बारे में भी बीते कुछ सालों में कई बार चर्चा हो चुका है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के जिन खामियों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुआ है उनमें सबसे पहले आता है एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट, जबकि एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी और मिशन कैपेबल रेडीनेस भी एयरक्राफ्ट का एक सबसे बड़ा खामी है। दोस्तों इंडियन डिफेंस रिव्यू वेबसाइट के मुताबिक 2012 में पेंटागन के द्वारा अमेरिकी मरीन में इस्तेमाल होने वाले V-22 ऑस्प्री एयरक्राफ्टों को लेके एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जो बेसिकली एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल टेस्ट एंड एवोल्यूशन को लेके था। और दोस्तों इसके लिए 2007 से 2010 के डेटा को संग्रह किया गया और रिपोर्ट के खुलासे के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के मिशन कैपेबल रेडीनेस सिर्फ 53% है। मतलब अगर किसी बेड़े में ऐसा 100 एयरक्राफ्ट होगा तो उनमें से 53 एयरक्राफ्ट हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहेगा, जबकि एयरक्राफ्टों की कीमत भी करीबन $100 मिलियन है और इस हिसाब से इतने कम सर्विसेबिलिटी के साथ ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा लागत का है। कई जगहों में तो इतने महंगे एयरक्राफ्ट का अगर इतना कम सर्विसेबिलिटी है तो उसे ऐसे विन नहीं किया जाता। पर अमेरिकी ग्राउंड क्रू के द्वारा हरदम प्रयास किया जा रहा है कि जैसे भी करके एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी के इन इशू को सॉल्व किया जाए और एयरक्राफ्टों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अवेलेबल रखा जा सके। दूसरी तरफ पेंटागन की और एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन के दरमियान देखा गया कि एयरक्राफ्टों के इंजन के सर्विस लाइफ सिर्फ 200 घंटा है, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एयरक्राफ्टों के इंजन के सर्विस लाइफ कम से कम 600 घंटा होगा। और दोस्तों इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन के तुलना में ये करीबन सिर्फ 1/3 सर्विस लाइफ वाला इंजन है।
दोस्तों मेंटेनेंस, सर्विस इशू, इंजन के इशू, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी ज्यादा है और उस दरमियान ये भी बताया गया था कि इन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट करीब करीब $10,000 है। जबकि वहीं पे अगर अमेरिकी एयरफोर्स के CH-46 सी नाइट हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो इसके ऑपरेशनल कॉस्ट सिर्फ $4,600 है। मतलब एक V-22 एयरक्राफ्ट के खर्चे में 2 सी नाइट हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों ये दोनों ही कारण भारत के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है और संभावित अभी तक इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों को लेके भारत द्वारा कोई भी डिसीजन ना ही लिया गया है और ना ही कोई पब्लिकली जानकारी दिया गया है। दोस्तों अब चलिए V-22 ऑस्प्रे के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों बोइंग और बेल कंपनी के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का निर्माण करके सबसे पहला फ्लाइट 19 मार्च 1989 में किया गया था, जबकि 13 जून 2007 में इसे अमेरिका के अंदर सर्विस में लाया गया और इसे अमेरिकी एयरफोर्स, मरीन और नेवी के द्वारा इस्तेमाल करने के अलावा जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। 2020 के डेटा के मुताबिक अब तक बेल और बोइंग कंपनी के द्वारा ऐसे 400 के अधिक एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों ऐसे एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें एक पायलट, एक को पायलट और 1 या 2 फ्लाइट इंजीनियर का आवश्यकता है। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के अलग अलग रोल के लिए इसमें अन्य क्रू मेंबर को भी शामिल किया जाता है, जिनमें क्रू चीफ, लोड मास्टर और गनर भी शामिल होते हैं। दोस्तों एयरक्राफ्ट की अगर कैपेसिटी को देखा जाए तो इसके पास 24 ट्रूप्स के सीटिंग कैपेसिटी है, जबकि फुल लोड के साथ ये कम से कम 32 ट्रूप्स को लेकर उड़ान भर सकता है। जबकि लोड कैपेसिटी में इसका मैक्सिमम पेलोड क्षमता करीबन 9070 किलोग्राम है। इसके अलावा ये एक्सटर्नली डुअल हुक के सहारे इक्विपमेंटों को कैरी कर सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट की लंबाई 17.48 मीटर मतलब 57 फीट 4 इंच के आसपास है, जबकि इसका फोल्डेड लेंथ करीबन 19.1 मीटर के आसपास है, जो करीब करीब 62 फीट 8 इंच के आसपास होता है। एयरक्राफ्ट के चौड़ाई 20 फीट 0.77 मीटर मतलब 48 फीट 7 इंच के आसपास है, जबकि इसका फोल्डेड विड्थ करीबन 5.61 मीटर मतलब 18 फीट 8 इंच के आसपास है। एयरक्राफ्ट के ऊंचाई करीबन 5 मीटर से 6.73 मीटर के आसपास है, जो करीब करीब 17 फीट से 22 फीट 1 इंच के आसपास होता है। एयरक्राफ्ट के विंग एरिया करीबन 28 मीटर स्क्वायर मतलब 301 स्क्वायर फीट के आसपास है, जबकि इसके एम्प्टी वेट करीबन 14,432 किलोग्राम और ग्रॉस वेट करीबन 17,917 किलोग्राम के आसपास है। एयरक्राफ्ट वर्टिकल टेक ऑफ मोड में मैक्सिमम 21,546 किलोग्राम के साथ टेक ऑफ कर सकता है, जबकि शॉर्ट टेक ऑफ मोड में मैक्सिमम 24,948 किलोग्राम के वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। कई जगहों में शॉर्ट टेक ऑफ और फेरी में यह भी बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट करीबन 27,442 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ उड़ान भर सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में 2 रोल्स रॉयस T406 AD400 टर्बोप्रॉप टर्बोशैफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मैक्सिमम क्षमता 6150 हॉर्स पावर के आसपास है, जबकि इसका जो मेन रोटेटर है उसका डायमीटर करीबन 12 मीटर और उसका एरिया करीबन 210 मीटर स्क्वायर के आसपास है। एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को लेकर कहा जाता है कि इसका मैक्सिमम रफ्तार करीबन 565 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये भी 4600 मीटर के ऑल्टीट्यूड में, और एयरक्राफ्टों के नॉर्मल रफ्तार करीबन 509 किलोमीटर पर आवर है। एयरक्राफ्ट के स्टॉल स्पीड करीबन 200 किलोमीटर पर आवर और रेंज करीबन 1628 किलोमीटर पर आवर है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज 720 किलोमीटर है और ये एयरक्राफ्ट रिफ्यूल के सहारे 4130 किलोमीटर तक आसानी से उड़ान भर सकता है। जबकि सर्विस सीलिंग को लेकर कहा जाता है कि ये कम से कम 25,000 फीट मतलब 7,600 मीटर के ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है। एयरक्राफ्ट में कई तरीके के हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिनमें एक 7.62 मिलीमीटर के M240 मशीन गन या फिर एक 12.7 मिलीमीटर के M2 ब्राउनिंग मशीन गन को रैंप के ऊपर लगाया जा सकता है, जबकि ये रिमूवेबल है, मतलब जरूरत पड़ने पे इसे निकाला भी जा सकेगा। दूसरे तरफ एयरक्राफ्ट के बेली सेक्शन में एक 7.62 मिलीमीटर के GAU-17 मिनी गन को भी लगाया जा सकता है, जो कि रिमोटली ऑपरेट हो। इवन दोस्तों ये मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसमें कई तरीके के एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और एयरक्राफ्टों को कई तरीके के अलग रोलों के लिए भी ढाला जा सकता है, जैसे कि ट्रूप ट्रांसपोर्ट से लेके सर्वेलेंस और इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट से लेके पैराट्रूपर्स के इस्तेमाल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन इंडियन नेवी द्वारा जिस तरीके से इसे एवैक्स एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल करने का बात कहा गया है, इससे तो अंदाजा ये भी है कि संभावित ये एवैक्स के रूप में भी तब्दील किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।